नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉक पर स्वागत है। आखिर महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है? झारखंड की जब हम बात करेंगे अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम झारखंड पर बात करेंगे। झारखंड पर तो कई वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम महाराष्ट्र पर एनालिसिस कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र में एनडीए में जो है सीट शेयरिंग भी हो चुका है। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग भी हो चुका है। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। जब एकनाथ शिंदे अमित शाह से मुलाकात करते हैं तो उस मुलाकात के दौरान क्या होता है वो जानना जरूरी है। अमित शाह और एकनाथ शिंदे की जब मुलाकात होती है तो उस मुलाकात में एकनाथ शिंदे अमित शाह से कहते हैं, शायद सियासत में ये पहली बार होगा कि जिसे अमित शाह ने मुख्यमंत्री बनाया वही शिंदे कह रहे थे कि अमित शाह जी हमें 120 सीट दीजिए वरना मराठा आंदोलन का नुकसान हो जाए। लेकिन अमित शाह ने ये कह दिया कि आपको सीएम बनाने के लिए हमने अपने कई नेताओं के महत्वाकांक्षाओं की कुर्बानी दी, अपने कई नेताओं को बलिदान देकर आपको हम सीएम बनाए। ये बातें शायद एकनाथ शिंदे ने भी समझ ली होंगे। एकनाथ शिंदे को वैसे तो ज्यादा सीटें दी गई, एकनाथ शिंदे को 78 सीटें दी गई, जो कि काफी ज्यादा है। अमित शाह का ही सर्वे का रिपोर्ट है, अंडूरी सर्वे का रिपोर्ट है। अमित शाह के अंडूरी सर्वे की रिपोर्ट की माने तो एकनाथ शिंदे के साथ जितने विधायक 40 से 48 विधायक है उसमें 60% विधायक चुनाव हार है। अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को ये भी बता दिया और कहाँ कहाँ कैंडिडेट चेंज करना है ये भी अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को शायद बता दी होंगी। तो कहानी क्लियर है कि आने वाले समय में जब सीटों की बंटवारा हो चुकी है, जब ये तय हो चुका है कि बीजेपी 155 सीटों पर लड़ेगी, शिवसेना 78 सीटों पर लड़ेगी, अजीत पवार का जो गुट है वो 55 सीटों पर लड़ेगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में टोटल सीटें 288 और यहाँ सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत है। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार 40 विधायक और होता तो वो 145 का जो जादुई आंकड़ा है ना, उस आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाती। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी थी, 105 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने जीते हुए सीटों पर तो बचना चाहेगी, साथ में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें जीतना चाहेगी, जिससे जो समस्या भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार झेलने को मिला था वो इस बार झेलना ना पड़े। यानी भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सत्ता के करीब या सत्ता में पहुंच जाए। बताते चले 155 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, छोटा पार्टी है, उन पार्टियों को भी भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से सीटें देगी और ये सीटें 10 से 15 हो सकती है। मतलब एनडीए में जो छोटी पार्टियां शामिल है उससे भी भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से सीटें देगी। तो सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ये प्लान भी तैयार कर लिया कि एनडीए में जो प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी टिकटें देगी वो प्रत्याशी होंगे जो जीते हुए प्रत्याशी होंगे, जो छोटी पार्टियों के जिताऊ कैंडिडेट होंगे उसी को भारतीय जनता पार्टी मौका देगी। स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोशिश करेगी कि 145 नहीं तो कम से कम 130-135 तक भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पहुंचना चाहेगी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 10 या 15 विधायक कम भी पड़े तो वो विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी आसानी से हासिल कर ले। इसका सीधा शब्द है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के एकनाथ शिंदे पर यकीन नहीं कर रही। अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, लेकिन अमित शाह ये भी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे कब धोखा दे इसका कोई भरोसा नहीं। एकनाथ शिंदे हाल में ही शरद पवार से मुलाकात किए थे, वो तस्वीरें भी सामने आई और उन मुलाकातों के बाद भी अमित शाह सतर्क हो गए, इसलिए शिवसेना को 78 सीटें दी। शिवसेना ने मांगा था 120 सीटें, लेकिन मिला कितना? 78 सीटें। अमित शाह ने 78 सीटें दिया। आपको बता देना चाहते हैं कि इस समय अमित शाह काफी सोच समझ कर चालें खेल रही हैं। अमित शाह ऐसे ही चाल नहीं खेल रहे हैं, बल्कि अमित शाह सोच समझ कर चाल खेल रहे हैं। साथ ही आपको लोकसभा के बारे में बता देना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी मात्र 9 सीटें जीत सकी थी। लोकसभा चुनाव 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बुरा सपना था। एक टाइम वो भी था जब भारतीय जनता पार्टी के 23 सांसद महाराष्ट्र में थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बस 9 सांसद बने। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी हुई कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में भी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं आ सकी। भारतीय जनता पार्टी बस 9 सीटों पर आउट हो गई। यूं कहिए कि 9 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। एकनाथ शिंदे की बात करें तो उन्हें 15 सीट मिला था, उसमें वो 60 सीट जीत गए, यानी 50% का स्ट्राइक रेट था शिंदे का। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी जीती कितने में? 9 सीटों पर जीती। इसे क्लियर आप समझ सकते कि महाराष्ट्र में शिंदे ने ये जो बता दिया कि
शिंदे का वजूद महाराष्ट्र की राजनीति में है। यह 23 नवंबर को जब परिणाम आएगा, इंडिया गठबंधन की जीत होती है, तो शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इस बात को भी शिंदे जानते हैं, इसलिए वो शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं। शरद पवार भी एक मजे हुए राजनेता है। शिंदे बस यही सोच में है कि वो 40 से 50 सीटें भी जीत जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो शरद पवार दे देंगे। मतलब शिंदे बस मुख्यमंत्री के उस कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। शरद पवार की ये कोशिश है कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार वाला एनसीपी दोनों की सीटें अगर 80 आ जाती है तो उसके बाद शरद पवार अपने अगला राजनीतिक चाल खेलेंगे। लेकिन शरद पवार दूसरा चाल खेल रहे हैं कि शिंदे के जरिए एनसीपी को समाप्त करवा दें। यानी शरद पवार जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, क्योंकि एनसीपी को अगर सीटें मिलती हैं, ये एनसीपी शरद पवार के भतीजे वाले एनसीपी की हम बात कर रहे हैं, और अगर उस एनसीपी को यानी अजीत पवार के गुट को सफलता मिल जाता है 55 सीटों में, वो 30 सीटें जीत जाते हैं, तो शरद पवार भी जानते हैं कि अजीत पवार की मदद से ही बीजेपी सरकार बना ली। अगर बीजेपी की सीटें 115 भी आ जाती है, 110 भी आ जाती है, ये बातें शरद पवार भी जानते हैं। और कहीं ना कहीं शरद पवार शिंदे के जरिए अपने भतीजे की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं और शरद पवार इस कोशिश में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति भी इस समय अजीब परिस्थितियों में, एक तरफ शरद पवार अपने भतीजे की राजनीति को समाप्त करने के लिए एकनाथ शिंदे के जरिए कहीं ना कहीं कोशिश में लगे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी अजीत पवार को देखना नहीं चाहते। एकनाथ शिंदे कभी नहीं चाहेंगे कि अजीत पवार इतना मजबूत हो जाए कि वो बीजेपी की सरकार बनाने में मदद अकेले दम पर कर सके। और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के जरिए शरद पवार अपना अगला राजनीतिक चाल खेल रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए तोड़ कर लाया कि शिंदे के जरिए महाराष्ट्र में शिवसेना को समाप्त करना। यूँ कहिए कि मुंबई में पहले गैंगवार होता था, जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का दौर था, तो एक को मरवाने के लिए बी का इस्तेमाल किया जाता था और बाद में उस बी को भी मरवा दिया जाता था जो ए का करीबी था। कुछ वैसा ही कहानी चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में भी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक हिंदूवादी पार्टी उद्धव ठाकरे के पार्टी को समाप्त करना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे का इस्तेमाल किया, शिंदे को मुख्यमंत्री तक बना दिया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि आज की तारीख में वो अब तक उद्धव ठाकरे की राजनीति को महाराष्ट्र में समाप्त नहीं कर सके। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे को झटका दे देगी, उसके बाद देखिएगा ये जो एकनाथ शिंदे आए हैं, ये एकनाथ शिंदे की राजनीति एक झटके में समाप्त कर दी जाएगी। वहीं शरद पवार अपने भतीजे की राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं, तो वो ये जानते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ अजीत पवार का अच्छा रिश्ता नहीं है, और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के जरिए वो अजीत पवार के सियासत को समाप्त करना चाहते हैं। और दोनों ही परिस्थितियों को समझिए कि वही कहानी है जो अंडरवर्ल्ड में चलता था कि ए को मरवा दो, ए और बी जो दो करीबी थे, तो ए को बी के जरिए मरवा दो और उसके बाद बी को भी मार दो। कुछ वैसी ही कहानियां आज की तारीख में महाराष्ट्र की राजनीति में आपको देखने को मिल जाएगी। महाराष्ट्र में एक और लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है और शिवसेना के अंदर भी है। शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना, और इसके अलावा अजीत पवार के मन में भी एक ख्वाहिश है। अजीत पवार महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम तो बन जाते हैं, लेकिन सीएम कभी नहीं बन पाते। इस बार भी अजीत पवार को जितनी सीटें मिली है उससे यही लग रहा है कि अजीत पवार सीएम नहीं बन पाएंगे। वो एनडीए में आए भी इसलिए थे क्योंकि उन्हें सीएम बनना था। अब शायद अजीत पवार भी ये सोच रहे हो कि वो बेकार एनडीए में आ गए, क्योंकि सीएम बनने की अब कोई अपेक्षा शायद अजीत पवार खुद भी नहीं कर रहे हो। अजीत पवार का हो या एकनाथ शिंदे भी दोबारा सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन कहानी ये कि भारतीय जनता पार्टी जो इस समय 155 सीटों पर लड़ रहे हैं, छोटी पार्टियों को अगर भारतीय जनता पार्टी सीटें दे देती है तो तब भी भारतीय जनता पार्टी 140-145 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 140-145 सीटों पर जो पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो पार्टी अगर 110-115 सीटें जीत जाती है तो वो पार्टी नहीं चाहेगी कि उसका सीएम बने। और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो किया तो किया, सरकार बनाने की महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी 5 सालों के लिए अपना सीएम बनाना चाहती है। शिंदे जब उनसे मिलने आए तो अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर बता दिया शिंदे को कि हमने अपने नेताओं की कुर्बानी पर आपको सीएम बनाए हैं। इन बातों से शायद शिंदे भी समझ गए हैं कि अब शिंदे को मौका नहीं मिलेगा। तो शिंदे का अगला राजनीतिक चाल क्या होगा, शिंदे का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब ये तय हो चुका है कि महाराष्ट्र में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा। अब जब भारतीय जनता पार्टी का होगा तो यहाँ भी कई दावेदार हैं
कई मराठी नेता भी दावेदार है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी तक कोई ऐसा मराठी चेहरा, मजबूत मराठी चेहरा नहीं आया। उसका लॉस भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी उठाया। क्या भारतीय जनता पार्टी जब 23 नवंबर को चुनाव जीतेगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपना जो सीएम फेस है, अपना जो सीएम का चेहरा है, वो एक मराठी को बनाएगी? और मराठी को बनाने पर भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत डर लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो महाराष्ट्र में मुख्य वोटर है वो ओबीसी समाज का वोटर है। देवेंद्र फडणवीस वो चेहरे हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में मुख्यमंत्री बनाया था, जो गैर मराठी चेहरे थे, ब्राह्मण जाति से आते हैं, 3% ब्राह्मणों की आबादी। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वोटर जो है वो ब्राह्मण नहीं है, बल्कि ओबीसी समाज है, जिसकी आबादी 20% से भी ज्यादा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएगी, या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के सियासत में ओबीसी कार्ड खेलेगी? 2024 का विधानसभा चुनाव, जनता पार्टी जब चुनाव जीतेगी तो असली चुनौती भारतीय जनता पार्टी का ये आएगा कि भारतीय जनता पार्टी सीएम किसे चुनेगी। अजित पवार को सीएम बनाएगी, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाएगी, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई सीएम बनेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई सीएम बनेगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएगी। जनता पार्टी अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो किसे बनाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है, क्या भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वोटर ओबीसी है, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं महाराष्ट्र में? इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस को हटाने का नुकसान भारतीय जनता पार्टी जानती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मुश्किल ये भी है कि अगर वो देवेंद्र को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो गैर मराठी वोटर जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, वो वोटर किस तरफ जाएंगे? वो वोटर के नाराज होने की संभावना ज्यादा है। इन तमाम परिस्थितियों से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भविष्य की उस राजनीति को भी समझेगी जो महाराष्ट्र की राजनीतिक समीकरणों के आधार पर है। देवेंद्र फडणवीस ने भी कोई खराब महाराष्ट्र को नहीं चलाया था, वो काफी बेहतर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे। एकनाथ शिंदे ने तो फ्री कर दिया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के दौर में अगर महाराष्ट्र की जनता ने उन पर विश्वास जताया था। 2019 का विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन पर जनता ने विश्वास जताया। उसकी वजह ये था कि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को बेहतर ढंग से चलाया, और उस दौर में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 105 सीटें जीती थी 2019 के विधानसभा में। और एनडीए के जो सहयोगी दल तब की शिवसेना थी, यानी उद्धव ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे ने 56 सीटें जीती थी। बाद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट गई और उसके बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन आज के टाइम में, आज के वक्त में क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक नई दिशा की तरफ बढ़ रही है? आज के समय महाराष्ट्र की सियासत क्या नई दिशा की तरफ बढ़ रही है? अगर नई दिशा की तरफ बढ़ रही तो महाराष्ट्र की राजनीति का अगला चाल भारतीय जनता पार्टी क्या खेलेगी? आज की तारीख में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखे तो सबसे बड़ी पार्टी थी, 16 सीटें जीती, और कहीं ना कहीं उस कारण से उद्धव ठाकरे के जो कोर वोटर हैं वो खपा है। और ऐसी खबर है कि जहां से कांग्रेस की कैंडिडेट होगी वहां उद्धव ठाकरे का जो कोर वोटर है वो शायद कांग्रेस को वोट ना दे। आपको पता चले कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का जो कोर वोटर है वो कांग्रेस से खुश नहीं है और कांग्रेस को पसंद नहीं करता। इन परिस्थितियों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाना चाहता है। इसके अलावा आप हरियाणा के चुनाव को देखिए तो हरियाणा में जैसे ही आरएसएस ने प्रचार का कमाल संभाला तो हरियाणा में चमत्कार हो गया, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत गया। जो लोकसभा के चुनाव के दौरान आरएसएस के वर्कर था, जो आरएसएस के लोग थे, वो कहीं ना कहीं शांत हो गए थे, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन में उठा लिया। अब भारतीय जनता पार्टी वो गलती नहीं कर रही, आरएसएस का इस्तेमाल कर रही है, और जेपी नड्डा को कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने साइड ही करने की कोशिश किया। और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष जल्द ही चुना जाए, महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद चुना जाए। लेकिन इसके बाद ही आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में इस समय जो फ्री की योजनाएं चल रही हैं, कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर जो फ्री बांटे जा रहे हैं, उसका असर भी महाराष्ट्र पे पड़ रहा है। और इसके अलावा महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी दल हैं सब साथ होकर प्रचार कर रही है, जबकि आप उधर देखेंगे तो वहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन या महाराष्ट्र में एक नए नाम से जाना जाता है, उस गठबंधन की बात करें तो उस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। आज ही अखिलेश यादव ये कहते हैं कि उन्हें 2 सीट दिया गया था। अखिलेश यादव, जरा सुनिए अखिलेश यादव की बातों को और समझ लीजिए कि जिस इंडिया अलायंस लोकसभा इलेक्शन के दौरान मजबूत अलायंस बनकर उभरा था, उस अलायंस का आज की तारीख में क्या स्थिति। महाविकास आघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं।
कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, यादव ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में भी कुछ ऐसी तस्वीरें, झारखंड पर हम किसी और दिन वीडियो लेके आएंगे। लेकिन इस समय बीजेपी ने अपना मजबूत तैयारी कर लिया है। लोकसभा चुनाव में जो झटके लगे, उन झटकों से भारतीय जनता पार्टी उभरना चाहती है। तस्वीर क्या होने जा रही है महाराष्ट्र की सियासत पर, महाराष्ट्र की राजनीति पर, हमारा विश्लेषण जारी रहेगा। लेकिन आज का वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। एक बार फिर से हम कभी महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। 20 तारीख को वोटिंग है, 20 नवंबर को और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र में एक ही पेज पर वोटिंग है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए तो आपके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।